बनेगी। हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है पेपर सॉल्व करने की, है ना। तो आप इतने प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे आप उसको बना लो कि मैं पहले कौन सा पेपर बनाऊंगा, पहले कौन से टाइप पे क्वेश्चन करूंगा। और मेरा ये सजेशन है कि साथ साथ OMR भरते जाया करो। लास्ट में भरने से क्या होता है, भले आपको लगे, लेकिन एक आध सवाल भी ऊपर नीचे हुआ ना तो फिर पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपने जो कमा लिया है उसको पहले बैंक में डाल लो। अब सोचो बन गया आंसर उसका, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, आंसर बन गया लेकिन OMR में गलत टिक हो गया, हुआ होगा किसी ना किसी के साथ, तो ऐसा है ना, भाई के साथ तो हुआ। तो अगर वही चीज, अब क्या मतलब हुआ, टाइम वेस्ट हो गया बनाने का पूरा। तो जो OMR भरनी है उसका तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि अपन टाइम से भर लें। हाँ, नेक्स्ट पेपर बोर्ड पैटर्न नोटिस आ गया होगा, ग्रुप में नहीं आया क्या? अच्छा, मेरे पास आ गया तो मैं नहीं बढ़ा पाया था, फॉरवर्ड आज कर दूंगा। नेक्स्ट पेपर बोर्ड अपन ऐसा रखेंगे कि एक पेपर जेई का, एक पेपर नीट का और एक पेपर बोर्ड का, ठीक है। तो अपना सबसे पहला पेपर हुआ था जेई मेंस, दूसरा हुआ था नीट, तीसरा हुआ था बोर्ड, चौथा हुआ जेई एडवांस, पांचवा कल हुआ नीट, अब फिर बोर्ड, फिर बोर्ड के बाद फिर जेई मेंस, फिर नीट, फिर बोर्ड, ऐसे अपन चलाएंगे एक एक है। बोर्ड में आएगा अपना केमिकल काइनेटिक्स पूरा आएगा और लिक्विड सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा है राउल्ट्स लॉ करके, वहां तक पढ़ा दूंगा मैं अगली 2 क्लास में, तो वो आएगा, ठीक है। तो अब पढ़ना है। मोल कंसेप्ट बोर्ड पैटर्न में नहीं रहेगा, क्योंकि बोर्ड पैटर्न में तो 12th का आएगा सिंपल। नीट और जेई वाला पेपर जब भी होगा उसमें एक चैप्टर क्लास 11th का मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए कि इसी बहाने थोड़ा बहुत रिवीजन पलट के तो देखोगे एटलीस्ट। इस टेस्ट में नंबर लाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके नंबर कम आते हैं तो परेशान होना नहीं, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, टेस्ट सारे लोग दो, टेस्ट देने से एटलीस्ट उस दिन का 1 घंटा आप यूटिलाइज कर रहे हो, 1 घंटा आप सीधा कंसंट्रेट कर रहे हो पढ़ाई पे और दूसरे और आपका ध्यान भी नहीं जा रहा है, तो 1 घंटा आपका यूटिलाइज हो गया, 1 घंटा अच्छी जगह चला गया। तो टेस्ट जितने हो, केवल क्यों नहीं दिया तू टेस्ट पे? पिछली बार भी नहीं दिया था, हैं? तू बीमार था, क्लास में तो आया था सुबह, तो सुबह दे देता टेस्ट। अगली बार से नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है। टेस्ट सब दो, देने से फायदा ही होगा। आप किसी भी जूनियर, किसी भी सीनियर से पूछ लो जो सिलेक्ट हुआ है कि क्या करना चाहिए। टेस्ट देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर कोई बोलता है बुरी बात है तो मेरे से मिलाना, वैसे कोई नहीं बोलेगा, सब अच्छी बात बोलेंगे उसको। टेस्ट देना अच्छी बात है, दो। और मार्क्स के लिए ज्यादा वो मत करो कि मैं जब अपने उसमें था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, तो मैं क्या करता था, मैं अपना बैक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करके चलता था कि जो पीछे आ रहा, आगे का तो मैं पढ़ ही रहा हूँ साथ साथ में, बैक पोर्शन जो पीछे का टेस्ट में, अब जैसे मान लो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये कब मिलेगा पढ़ने का मौका दोबारा, पता नहीं, है ना। और पहले पिछले साल आप ऑलरेडी उसके ऊपर मेहनत कर चुके हो, तो अब वो आप ऑलरेडी उस पर टाइम दे चुके हो, अब अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा पूरा। इसलिए पीछे का भी रिवाइज करते चले। अभी 1 आध महीने के बाद आप केमिकल काइनेटिक्स भूलने लगोगे, क्या पता अभी भूलने लगे हो, तो समय निकालो, उसको रिवाइज करो, है ना, तब जाके बात बनेगी। रिवीजन बहुत जरूरी भैया, ठीक है, ऐसे नहीं तो मजा नहीं आएगा तुम लोगों को ही, ठीक। अच्छे से करो, बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कुछ अभी वैसा परेशान होने वाली बात नहीं, सब अच्छा कर रहे हो, क्लास में भी बहुत अच्छा कर रहे हो। टेस्ट में ऐसा होता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बना, घर जाके बनाओगे बन जाएगा, वो बहुत कॉमन है, क्योंकि टेस्ट का एनवायरनमेंट वैसा होता है, अपन स्ट्रेस में होते हैं। तो धीरे धीरे टेस्ट देने लगोगे तो वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ऐसा लगने लगेगा कि यार हमारा तो ये वीकली टेस्ट चल रहा है। जब मैं तैयारी करता था हमने इतने टेस्ट दिए थे कि जब मेन पेपर में गया देने तो मेरे को लगा यार मेरा तो वीकली टेस्ट चल रहा है, तो वो डर नहीं था, तो वो डर भी निकालना है। अभी सोचो सब आता है। एक बच्ची मेरे पास, बहुत अच्छी बच्ची लास्ट ईयर की, जिसका 100% सिलेक्शन होना ही होना था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, जब पेपर देखती थी उसका हाथ पैर फूल जाता था, वो डरने लगती थी, और अल्टीमेटली पेपर के दिन भी वही करके आई। उसको पूरे 2 साल तक मैं ये समझाता रहा, मत कर ऐसा, तू अच्छी पढ़ने में, उसकी मम्मी समझाते रही, और डर डर के पेपर देने गई और खराब करके आई, और बोली सर घर आने के बाद मेरे से एक क्वेश्चन बन गया। अगर घर आने के बाद बन रहा है मतलब तुम्हें आता है नहीं आता है,
आता है ना? वहां क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि तुम टेंशन में हो, टेंशन मत लो, ठीक है? टेंशन लेने से क्या होगा? नहीं अच्छा थोड़ी होने वाला। मरना सबको एक दिन, मेरी उम्र में तुमसे पहले मरूंगा मैं, तो मैं आज से ही टेंशन लेने लगूं, यार मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, तो मैं लाइफ जी पाऊंगा क्या? मरेंगे मर जाएंगे, है नहीं? ऐसे इस टाइप से कूल एटीट्यूड रखो और दो पेपर, ठीक है? चलो किधर थे अपन? क्या हो गया था? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम पढ़ लिया था। चलो भाई अब लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। ब्रैकेट में लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस in liquid, solubility of gases in liquid, solubility of gases in liquid, ठीक है? एक कोल्ड ड्रिंक है मेरे पास, मैंने 10 रुपए में कल खरीदी थी, ठंडी, और मैं आपको बेच रहा हूं 10 रुपए में ही, खुली नहीं है मगर गर्म है। 10 रुपए में ठंडी मिल रही, मेरे बाजू में एक जन बेच रहा है और मैं बेच रहा हूं 10 रुपए में गर्म। खरीदोगे 10 रुपए में गरम? नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? बाजू में ठंडी मिल रही है, ठंडी वाली का टेस्ट क्या होगा? अच्छा होगा। कोल्ड ड्रिंक में किस चीज का टेस्ट होता है? कोल्ड, एक तो ठंडा होता है वो, है ना? और अगर कोल्ड ड्रिंक, अगर खुली हुई कोल्ड ड्रिंक है, या एक और ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो, ठंडी बेच रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन मैंने कल खरीदी थी, मैंने खोल दी थी उसे, कांच वाली बोतल है, खोल दी थी, इतना सा पिया था मैंने, 10 रुपए में खरीदी थी, इतना सा पिया था, कांच वाली बोतल है, ढक्कन वापस लगता नहीं है, आपको पता है। 5 रुपए में बेच रहा हूँ, खरीदोगे? नहीं खरीद। ठंडी है तो भी नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि खुली हुई है, खुली हुई तो उसकी गैस सारी निकल गई होगी, तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आएगा क्या? नहीं। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट किस चीज से होता है? उसमें डिजॉल्व गैस से। गैस कब डिजॉल्व होगी? जब उसके ऊपर प्रेशर हाई होगा। दबा के रखोगे, खूब सारी गैस ठूसी रहेगी, तो उसका प्रेशर क्या होगा? हाँ, मतलब उसके अंदर गैस क्या होगी? ज्यादा। मतलब अगर मैं बताना चाहता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, तो हाई सॉल्युबिलिटी कब होगी? हाई सॉल्युबिलिटी तब होगी जब प्रेशर क्या हो? ज्यादा। मान लो मेरे पास एक लिक्विड का ऐसा कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है, ऊपर में यहां गैस भरी है, यहां एक ठोक पिस्टन लगा है जिससे हम लोग प्रेशर लगाते हैं। इसको नीचे ढकेलूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा? गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, ये गैस के मॉलिक्यूल कहां जाने लगेंगे? ऊपर से दबा रहे हो गैस को तो कहां जाने लगेगा? नीचे। और नीचे जाने लगेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बोलो बढ़ जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी? जब लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट गैस का प्रेशर ज्यादा हो। तो लिखेंगे भैया, आजा आजा, थोड़ा सा 2 मिनट पहले आया कर, यहां बैठ, चल भैया के बाजू में। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड is high when pressure of gas above the surface of liquid, when pressure of gas above the surface of liquid is high, ठीक है? हाई होगा तो ज्यादा होगी, ठीक है? मतलब अपन बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव लिक्विड, ठीक है? अच्छा उल्टा भी सोच सकते हैं, अच्छा ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी, मतलब लिक्विड का जो, लिक्विड के अंदर जो गैस का मास है ज्यादा गैस अंदर जाएगी, ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगाया तो नीचे गैस ज्यादा गई, तो गैस का मास ऑफ गैस लिक्विड के अंदर क्या होगा बोलो? बढ़ जाएगा। मतलब अपन बोल सकते हैं मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, बोल सकते हैं, है ना? जितनी ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा मास होगा मतलब
मोल्स ऑफ गैस, बोलो मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, वो भी ज्यादा मोल घुसेंगे अंदर। गैस के मोल ज्यादा होंगे तो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। जब गैस के मोल ज्यादा होंगे, गैस के मोल ज्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ में आ गई बात। अब उल्टा सोचो इसको, एक सॉल्यूशन है, इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड के अंदर गैस ए है, गैस बी है, ऊपर यहां ढक्कन लगा हुआ है तो गैस बाहर भी जाएगी। यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। सोचो ए का प्रेशर ज्यादा होगा अगर, तो ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अब इसको उल्टा सोचो, क्या उल्टा सोचो, हमें देखने को मिल रहा है कि यहां इसका प्रेशर ज्यादा है, मतलब क्या है इसका, अंदर इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी तो ऊपर ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। समझ में आई बात। उल्टा सोच रहे अपन। इसको हटा दो आप, ये पूरा हटा दो। अभी यहां से ढक्कन अक्कन सब खोल दिया मैंने, अब मैंने ढक्कन लगाया, गैस बाहर निकलने लगी। अबे कोल्ड ड्रिंक ढक्कन खोल दिया फिर लगाया तो फिर गैस बाहर निकलने लगती ना, उसमें से बाहर निकलने लगी। यहां प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, अंदर ए के मोल ज्यादा हो, यहां प्रेशर कम आ रहा है मतलब बी का मोल फ्रैक्शन कम रहा हो। यह है हेनरी का नियम, उल्टा वाला है। समझ में आया। अपन ने क्या पढ़ा, ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ये हम नॉर्मली समझते हैं। क्या, ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो गैस नीचे ज्यादा जाएगी। इसका उल्टा सोचो, नीचे ज्यादा गैस होगी तो ऊपर प्रेशर ज्यादा। समझ में आई बात। इसको कहते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे छोटा सा हेनरीज लॉ, स्टेटमेंट लिखेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर स्टेटमेंट है इसका। हेनरी अंकल क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस above the surface of liquid, above the surface of liquid is directly proportional to the mole fraction of gas, is directly proportional to the mole fraction of gas inside the liquid, is directly proportional to the mole fraction of gas inside the liquid. ठीक है, partial pressure is directly proportional to mole fraction. ठीक है, ऐसा लिखो, P is directly proportional to X. अब यहां से आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। हाँ, ये लिखेंगे भैया, दिस KH इज कॉल्ड, भैया जैसे बता रहे हैं, हेनरी इज कांस्टेंट, हेनरी इज कांस्टेंट, हेनरी इज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी इज कांस्टेंट। तीन चीजों पे डिपेंड करेगा ये। मान लो मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया एक बेसिक गैस है, अमोनिया बेस होता है, एक टुक बेसिक गैस है। इसको मैं दो चीजों में घोल रहा हूं, एक मैं घोल रहा हूं इसको HCl या H2SO4 के सॉल्यूशन में, H2SO4 लिक्विड में, और एक मैं इसको घोल रहा हूं वाटर में। ये बेस है, कहां ज्यादा घुलेगी जाके, सोचो, H2SO4। क्यों? क्योंकि उससे रिएक्ट करना चाहती, उसके अंदर घुसेगी। इस पे थोड़ा कम जाएगी, इसमें ज्यादा जाएगी। इसमें क्यों जाएगी? क्योंकि इस बेसिक गैस को एसिडिक लिक्विड के प्रति एफिनिटी, तो सॉल्वेंट चेंज किया मैंने तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। मतलब ये जो हेनरीज कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अच्छा, अलग अलग गैस के लिए भी, जैसे मान लो मैं एक ही सॉल्वेंट ले लेता हूं, जैसे मैं H2SO4 सॉल्वेंट ले लेता हूं, ये सॉल्वेंट है मेरा, सेम सॉल्वेंट। इसमें मैं दो गैसें डालता हूं, एक अमोनिया डाल दिया और एक HCl डाल दिया। HCl एक एसिडिक गैस है, कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी जाके?
NH3, जो कि उससे रिएक्ट करना चाहेगी। समझ में आ रहा है? तो गैस पे भी डिपेंड करेगा, गैस कौन सी, और लिक्विड पे भी। समझ में आ रही बात? तो यहां लिख लेंगे नीचे, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, नंबर 2 नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, एंड नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 3 आ गया टेम्परेचर। ठीक है, इन 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। अब इस पे न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा और आपको प्रेशर दे देगा और आपसे पूछेगा कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड है बताओ। तो एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बहुत रेयरली आता है, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, लास्ट क्लास के लास्ट में करा दूंगा। इसमें से इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, जो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, जो बहुत पूछता है। तो हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एक एक नंबर वाले जो सवाल बनते हैं वो यहां से बन सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नंबर 1 लिखेंगे भैया। कहां है, आप कहां देख रहे हो एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का? कहां समझाया मैंने? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को क्यों ठूस ठूस के हाई प्रेशर में पैक करते हैं? ताकि उसके अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो लिखेंगे नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड, आर पैक्ड under high pressure, cold drinks are packed under high pressure to increase solubility of gas. Cold drinks are packed under high pressure to increase solubility of gas. ठीक है। दूसरा, ये तो बहुत इजी है, कर लोगे इसको, ये पूछता भी नहीं है कहीं, है ना? तो पूछता है वो दूसरा और तीसरा नंबर का। दूसरा लिखेंगे भैया, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। सुना है क्या होता है? जो पहाड़ों पे अगर अपन चले जाते हैं, तो अभी आप पता नहीं कभी गए नहीं गए, मेरा दोस्त लास्ट ईयर ले गया था, तो लेह लद्दाख में बहुत ऊपर जाते जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो वो ऐसे मतलब गाड़ी चलाने का दीवाना है। सोचो रायपुर से वो कार में लेह लद्दाख गया था, रायपुर से पूरा लेह लद्दाख तक कार में। 20 दिन का टूर था उसका, 20 दिन वो कहीं नहीं रुका, सीधा लेह लद्दाख गया, गाड़ी चलाया, वापस आ गया। मैं बोला रास्ते में अमृतसर, दुनिया भर के पड़ते हैं, नॉर्थ जाओ यहाँ से, तो पूरा घूमते जाता। बोले टाइम नहीं था, केवल गाड़ी चलाने गया था उतना दूर तक, है ना। और मेरे को बताता है जब वो लेह लद्दाख में एक जगह उतरा, गाड़ी खड़ा किया, तो उसका जो एक और साथ में कोई और गाड़ी वाला रहा होगा, उससे गाड़ी चलाने, पार्क नहीं करते बन रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रही होगी, पार्क करते नहीं बन रही थी। उसकी अच्छी गाड़ी थी, ये तो बेचारा ऐसे ही आम गाड़ी में गया था, उसको अच्छी गाड़ी थी, महंगी वाली। बोले मेरी गाड़ी पार्क कर दो करके हाथ जोड़ लिया, मैं चला ही नहीं पाऊंगा। इतना हालत उसकी खराब हो गई थी। वहां ऑक्सीजन ही नहीं मिलती ऊपर में। क्यों नहीं मिलती ऑक्सीजन भैया? अपना जैसे ये एटमॉस्फेयर हो गया अर्थ का, अपन लोग ये रायपुर में रहते हैं, है ना, यहाँ पर प्लेन्स में रहते हैं, जमीन पे, है ना। और लेह लद्दाख कहाँ है? पहाड़ पे, है नहीं। तो आप जैसे जैसे ये देखो, हमारे ऊपर इतना सारा गैस का कॉलम है, तो यहाँ पर एयर का जो प्रेशर है, खूब सारा एयर है ना, हमारे ऊपर खूब सारी एयर है, तो एयर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे आप यहाँ पहुंचते जाते हो, जो यहाँ पहुंच गए आप ऊपर, है नहीं, तो अब आपके ऊपर एयर का कॉलम है ही नहीं, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। तो यहाँ एयर या ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो गया? कम। और ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया है, तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम जा रही है, तो ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी? कमी हो। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी बोलते हैं हाइपोक्सिया, हाइपोऑक्सिया। हाइपो यानी कम, ऑक्सिया यानी ऑक्सीजन, तो हाइपोक्सिया बोलते हैं इसको साथ में जोड़ के। हाइपोक्सिया यानी क्या हो गया? डिक्रीज इन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी बॉडी में, ब्रेन में ढंग से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो जो ब्रेन के फंक्शन है वो अच्छे से
नहीं होंगे, है ना। अब चक्कर आने लगेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, दुनिया भर की जो वैसी चीजें हैं, आपको वैसा ब्लड विजन हो जाएगा, अच्छे से नहीं दिखेगा, ब्रेन का सारा काम हैम्पर्ड होने लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। कभी भी आप पहाड़ में जाओ तो ऐसा आम लोगों को होता है, आम लोगों को। लेकिन वहीं के जो लोग होते हैं, मैं शिमला गया था कुछ साल पहले घूमने के लिए, तो शिमला में ना हम नीचे रुके, वहाँ मकान ऐसे शुरू होता है। आप कोई गया है शिमला कभी? हैं, गए हो शिमला? वहाँ मकान कैसे अपने जैसे जमीन से ऊपर बनता है ना, उनका मकान ऊपर से नीचे बनता है, पहाड़ के किनारे किनारे। वो अगर बोल रहे 3rd फ्लोर है तो हाँ -3 है वो। आप जहाँ से एंट्री मारोगे वहाँ से नीचे जाते हैं वो लोग, है ना। तो हम वहाँ गए, वहाँ शिमला में रुके मई के महीने में, मई मतलब गर्मी वाले महीने में वहाँ रुके। तो हम जहाँ रुके थे रोड से ऊपर में मॉल रोड थी, जो मॉल रोड मेन होती घूमने की, तो वहाँ ऊपर तक चढ़ के जाना था सीढ़ी से। तो हमारी चढ़ने में जो है ऐसी हालत खराब हो गई, मैं ऊपर पहुंचने तक कि अच्छा ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई डोंगरगढ़ चढ़ के जा रहे हो, 2 सीढ़ी रही होगी, 2-3 सीढ़ी, उससे ज्यादा नहीं। ऊपर वहां तक चढ़ने के बाद मैं पानी की बोतल खरीदने लगा, कहाँ है पानी पीऊंगा, मेरी हालत नहीं करके। और एक जन को देखा मैं वहां, बंदर जैसे बिल्कुल चट 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 साइड से ही कूद के चल दिया, वो सीढ़ी वीढ़ी नहीं, पेड़ कूद के चल दिया। तो वहां के जो लोग हैं वो लोग एडेप्ट हो जाते हैं समय के साथ, तो वो लोगों को नहीं होती, हम लोगों को होने लगती, ठीक है। तो लिखेंगे भैया दूसरा, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स अ पर्सन सफर्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स अ पर्सन सफर्स symptoms of hypoxia। ये हाइपोक्सिया की स्पेलिंग है HYPOXIA। सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिक्रीज इन ब्लड ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीजन ऐसा लिख लो, O2 की कमी, डिक्रीज इन O2, है ना। ड्यू टू, ब्रैकेट बंद करेंगे, ड्यू टू डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, O2 का प्रेशर कम होने के कारण, ठीक है। और जो बायो वाले अच्छे से बता पाएंगे, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है ना, और फिर लंग्स के थ्रू जब टिश्यूज के पास जाती है तो वहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, CO2 अंदर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पढ़े होगे 10th में भी है। और जब लंग्स में हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर लंग्स में चले गई, ब्लड में चले गई। ब्लड से जब टिश्यू में पहुंचे तो टिश्यू में CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है, तो CO2 अंदर आ जाती है और O2 उधर चले जाती है। एक्सचेंज पढ़ा होगा ना बचपन में। लेकिन जब हम पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं तो O2 का प्रेशर बाहर से ही कम हो जाता है, अब कम हो गया तो O2 अंदर नहीं जा पाएगी। समझ में आई बात भैया? ठीक है, सिंपल। तीसरा लिखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इस तीसरा वाला लिखेंगे, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स, बस ऐसा लिख लो उसको, स्कूबा डाइवर। इनमें क्या कहानी होती है वो पढ़ेंगे। स्कूबा डाइवर क्या करते हैं ये लोग? समुद्र में गोते लगाते हैं, गोताखोर बोलते हैं इनको, है ना हिंदी में। तो ये जैसे ये है, समुद्र में चला गया भाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, समुद्र बहुत बड़ा है दिखेगा नहीं, है नहीं, इसको नीचे कर लेता हूँ, 1 मिनट देना मेरे को, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ। हाँ, ये आ गया समुद्र, है नहीं, इसमें भरा है पानी, इसमें है नाव, इस नाव में है, अरे इस नाव में है गोताखोर। गोताखोर कौन सा घोर सुन रहे हो? है गोताखोर बोल रहा हूं मैं। ऊपर है एटमॉस्फेयर, है नहीं, तब देखिए आप, एटमॉस्फेयर छोटा बना, समुद्र का गहराई ज्यादा हो गया है ना, मगर ठीक है चलो कोई नहीं, है ना, समझ। यहाँ भाई जब ऊपर था तो इसके ऊपर एयर का प्रेशर था, है ना। अब ये, अच्छा ये कहीं गई थी क्या? क्या हो गया था? अच्छा, मैं बोला अभी उल्टी उल्टी की बात की है तो चक्कर अक्कर आने लगा ना, सोच के भी आ जाता है कई बार, है ना। गाड़ी कभी आप गए हो तो उसमें घाटी वाले रास्ते में,
कई बेचारे बाहर ही खड़े रहते हैं। हम लोग गए थे मनाली, कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ मनाली यहाँ से गए अंबाला ट्रेन से, कॉलेज से, और अंबाला से मनाली तक के बस में जाना था। वो स्टेट टूरिज्म की बस थी, क्योंकि हम सरकारी कॉलेज में थे तो पूरी बस बुक करके उसमें ले गए थे। हम लोग 50-60 लोग थे, तो पूरी बस थी हमारी, जिसमें सीनियर लोग को बैठने मिल गया। हम लोग फर्स्ट ईयर वाले थे तो जमीन अमीन में बैठे थे, जैसा भी है ना। पीछे वाला गेट था। अच्छा, वो ड्राइवर ने बोल दिया था मनाली तक का रास्ता बहुत आड़ा तिरछा है, तो गोल गोल घूमेगी गाड़ी, जिसको उल्टी पुल्टी जो करना है यहीं कर लो, रास्ते में मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं, भले आप एक दूसरे के मुंह पे करो, मैं नहीं जानता। और उसने लिटरली नहीं रोकी गाड़ी, रोका ही नहीं, उसके 2-3 स्टॉप थे वहीं रोका। अब वो उल्टी जो है वो ड्राइवर को देख के थोड़ी होगी, वो तो अपने आप हो जाती। तो अब हमारे कुछ सीनियर वीनियर है, जूनियर जो भी साथ के रहे होंगे, किसी किसी को उल्टी आए, बहुत बेचारे परेशान थे। और ड्राइवर बोले मैं रोकूंगा ही नहीं गाड़ी। अब चलती गाड़ी में उसको उल्टी कराना है, तो दरवाजा खोल के, पीछे उसमें 2 गेट होते थे, पीछे वाला दरवाजा खोल के 2 लोग हाथ पकड़े उसका, जिसको उल्टी करनी हो गाड़ी के बाहर है ना, उल्टी कर रहा है। खिड़की में कुछ रहा होगा, जाली वाली रही होगी, वो स्टेट की बस है, मेरे को याद नहीं कि खिड़की से, अभी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है खिड़की से क्यों नहीं करवा दिया हम, लेकिन अब मेरे को लग रहा है स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी तो खिड़की में जाली वाली लगी रही होगी, तो मुंडी नहीं निकल पा रही होगी बाहर, तो फिर दरवाजा ही खोल के बाहर आदमी, एकदम रिस्की मामला। खैर, ये स्कूबा डाइवर है, ये स्कूबा डाइवर है, ये शार्क मछली देखने आया है, ठीक है, ये शार्क मछली है नहीं, ये उसकी आंख है। ये इसकी पूंछ में चोट लग गई थी, मछली के जाल में फंस गई थी, है ना। ये गुस्से में है इंसानों से बहुत, इंसानों ने इसकी पूंछ तोड़ दी थोड़ी सी। इंसान बहुत मतलबी प्राणी है ना। ये स्कूबा डाइवर तैयार होके आ गया इसको देखने के लिए, इसके पीछे पीछे तैर रहा है इसके, है नहीं, ये स्कूबा डाइवर है ना, पीछे पीछे तैर रहा है। मछली को फील हुआ कि कोई पीछा कर रहा है, तो मछली जो है उसको गुस्सा आ गया कि बोले मेरा पीछा कैसे कर सकता है कोई, तो मछली पलट गई, है ना। क्यों उल्टा नहीं तैर सकती है? तैर सकती है। मछली पलट गई, इसने देखा ये मेरा पीछा कर रहा है, अच्छा ये भी बेचारा डर गया है, अब ये बचना चाहता है? अच्छा आप मेरे को बात बताओ, इसके पास 2-3 जगह है तैरने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में। एक तो नीचे जाएगा, तो नीचे तो कहां तक जाएगा, है नहीं, समुद्र का तल आ जाएगा कभी ना कभी, उधर जा सकता है, बहुत बड़ा समुद्र है, खूब तेज तैर के ये शार्क मछली को हरा सकता है, जो यहाँ रोज तैरती है, ये कभी कभी आता है तैरने। और एक रास्ता इसका किधर चला जाए, जहाज में बैठ जाए, तो मतलब ये इसके प्लेन क्या है, ये बोट में बैठ जाए वापस ऊपर जाके। कौन सा वाला इसका जान बचाने के लिए अच्छा है, ऊपर जाना चाहिए कि भैया ये इधर इधर तो तैरेगा, अगर ओहो इधर तैरेगा तो वो पूरा समुद्र हिल जा रहा है हमारा, अगर इधर तैरेगा तो ये मछली को हरा पाएगा क्या? नहीं, इसकी इतनी हैसियत नहीं, तो ये कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर जाके इसमें कूद जाए अंदर, तो ही है कि ये मछली से बच सकता है, अगर ये मछली गुस्से में आ गई तो, सपोज करो, है ना। तो ऐसा ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब जब से नीचे कूदा है तब से इसकी बॉडी में क्या क्या चेंज हुए अपन डिस्कस करते हैं। जब ये ऊपर यहां बैठा हुआ था तो इसके लंग्स पर एयर का प्रेशर लग रहा था। जब ये यहां नीचे आ गया तो नीचे इसके पास में, थोड़ा मछली आप थोड़ा देर के लिए जगह दो, बाद में आना, है ना। तो ये जब यहां आ गया, यहां पर थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, तो इसके ऊपर एयर का प्रेशर लग ही रहा है, साथ साथ वाटर का भी प्रेशर लग रहा है। तो इसका जो लंग्स है वो बहुत हाई प्रेशर में, और इसके लंग्स में जो एयर दे रहे हैं हम, ये लेके गया है एयर वाला बैग पैक लेके गया है, जिसमें सारी चीजें हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब है। जैसे ये नॉर्मल एयर है वो उसको सिलेंडर में भर के लेके गया है ना। तो यहाँ जब जाएगा तो बहुत हाई प्रेशर पे, तो इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी ज्यादा होगी? अरे पहाड़ पे चढ़ गया था तो प्रेशर कम था, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। यहाँ घुस गया है नीचे तो प्रेशर क्या है, ज्यादा। ज्यादा प्रेशर है तो इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा, खूब ऑक्सीजन है इसकी बॉडी में, फुल्ली चार्ज्ड है ऑक्सीजन से।
अब आप सोच रहे हो सकता है दौड़ता तो बच भी जाता उधर, मगर ऑक्सीजन इसकी बॉडी में क्या है, बहुत ज्यादा ठूसी हुई, जैसे कोल्ड ड्रिंक में ऑक्सीजन होती ना, कोल्ड ड्रिंक में CO2 ठूसी होती वैसे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक को अगर मैं एकदम से झटके से खोल दूं, तो झटके से खोल दूं तो क्या होता है, बाहर आ जाती, बबल अबल बनने लगता है। वैसे ही केस, अब जैसे इसने मछली देखी तो मछली देखी तो डर गया, मछली इसने नहीं, मछली ने इसको देखा तो तब ये डर गया, है ना। तब ये कहां भागा, ऊपर, तेजी से गया धीरे से गया, तेजी से दौड़ा एकदम बचाने के लिए अपने आप को। जब ये तेजी से ऊपर गया तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ था ये डिक्रीज होने लगा, बहुत रैपिडली डिक्रीज होने लगा। एकदम से कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोले उस टाइप की स्थिति हो गई। और जब एकदम से ढक्कन खोलोगे तो जो इसके अंदर ऑक्सीजन या जो भी गैस डिजॉल्व थी वो गैस क्या होगी, एकदम से बाहर आने लगेगी। और जब एकदम से बाहर आने लगेगी तो इसके ब्लड में वो बबल्स बनाने लगेगी। अब बबल से क्या प्रॉब्लम है वो भी समझते हैं। अपन लोगों ने इंजेक्शन सबने खाया है, अभी तो वैक्सीन भी लगी होगी सबको, तो जैसे, या कभी आपने ऐसे खाया हो और कभी टिटनेस विटनेस का इंजेक्शन, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले वो डिस्पोजेबल सिरिंज निकालता है, जो वॉइल होती है डब्बी जिस शीशी में दवाई होती है उसके अंदर घुसाता है, खींचता है, फिर खींच के थोड़ा सा 2 बूंद ऊपर वाले को अर्पित करता है कि है भगवान इसको बचा लेना। मैं लगा ऐसा है क्या, नहीं, वो 2 बूंद बाहर निकालता है, वो उसमें से एयर बाहर निकालना चाहता है। कोई भी एयर नहीं रहे, एयर वेयर रहती भी तो देखना ऐसे ऐसे ठोकते हैं उसको, फिर ठोक के फिर ऊपर आ जाती है एयर, तो फिर उसको फिर दबा के उसमें से एयर बाहर निकालते हैं। बॉडी के अंदर एक बूंद भी, मतलब एक एयर का बबल भी जाने नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट। क्यों नहीं जाने दे रहे, उसका कारण है, ऐसे समझ सकते हो, जब घर में जो पानी की टंकी होती है काली वाली, कभी जैसे पूरी खाली हो जाए, वो तो पूरी खाली हो जाए, उसके बाद आप उसमें पानी भरो तो एयर आ जाती है। अब पानी ऐसे मोटर चालू, नल चालू करो नीचे फक 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 ऐसे करके, है ना, एयर निकलती है, पैसे निकलती है ना, एयर चले जाती तो एयर ब्लॉक कर देती उस जगह को, है ना, पानी बाहर नहीं आता। आप नल खोलते हो तो एयर बाहर निकलती। हमारी बॉडी में अगर वेन में चला जाए एयर तो कहां से फक फक करके बाहर निकलेगा, है कोई जगह निकलने की, नहीं। आर्टरी वेन के अंदर से बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं, जगह ही नहीं, तो वो उसी में ही घूमता रहेगा। वो क्या करेगा, एयर जो है वो इन छोटी छोटी वेसल्स को ब्लॉक कर देती। अब मान लो अंगूठे में ब्लॉक किया, तो अंगूठा जैसे यहां ब्लॉक हो गया तो आगे ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अंगूठा थोड़ा परेशान होगा, दर्द वरद होने लगेगा, थोड़ी देर बाद चला जाएगा ब्लड, है नहीं। अभी गार्डन में पानी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बाथरूम में बंद हो जाए, आप फंसे हो, इंपॉर्टेंट काम चल रहा है ना, तब दिक्कत है नहीं। यही एयर बबल इमेजिन करो, हार्ट में जाके, हार्ट में भी वेसल्स है, हार्ट में जाके कहीं फंस जाए तो हार्ट के उतने हिस्से को ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट के मसल्स को, हार्ट के मसल्स पंप करना बंद कर देंगे या उतना हिस्सा प्रॉब्लम में आ जाएगा, ऐसे केस में हार्ट अटैक आ जाएगा। हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है कि बोले मेरे को कील लग गई थी जरा सी तो मैं टिटनेस का इंजेक्शन लगाने आया था, ताकि टिटनेस ना, हवा वाला इंजेक्शन मार दिया और मैं मर गया। होगा जरूरी नहीं है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। हाँ, तो वो उतना तो मैं जानता ही नहीं ना, मैं स्कूबा डाइविंग किया हूँ कभी, एयरप्लेन में भी बहुत साल पहले बैठा था मैं, जब वो कोविड नहीं हुआ था दुनिया में, है ना, तो मैं नहीं जानता। दोनों तो एक साथ करना मेरे बजट से बाहर है ना, स्कूबा डाइविंग करके एयरप्लेन, अरे बाप रे, पूरा बता दिए तो सब खत्म कर दी। चल कोई नहीं, सही बोल रही। तो अभी जो है ना, क्या है प्रॉब्लम कि हमारी बॉडी में बबल नहीं बनने चाहिए, नहीं तो ये बबल क्या करेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा या प्रॉब्लमेटिक होगा, फंसने लगेगा ब्लड। अब ये आदमी जो है ये तेजी से ऊपर आ रहा है। पहली बात, ये नीचे गया था, इसके ऊपर बहुत हाई प्रेशर लग रहा था, बहुत हाई प्रेशर लग रहा था, तो इसके ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, जो कि खूब सारी ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसके ब्लड में डिसॉल्व हो गई। अब ये एकदम से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और जब ये एकदम से ऊपर आएगा तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगा था वो रैपिडली डिक्रीज, जैसे बोतल खोल दी कोल्ड ड्रिंक की तो क्या होगा, अंदर से बबल,
इसकी बॉडी में बबल बनेंगे, और बबल बनेंगे तो क्या करेंगे, वो जाके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने लगे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, पहली बात तो करना नहीं चाहिए। घर में बैठो, मछली अपने घर में बैठे, तुम्हें क्या जरूरत है, वो आती है तुम्हें देखने, क्या कर रहे हो तुम, क्यों जा रहे हो उसे देखने के लिए, उसको रहने दो अपना। फिर भी तुम्हें अगर करना ही है तो फिर जिगर कड़ा करके जाओ कि दिखेगी तो मैं डर के नहीं भागूंगा, है ना। और अगर भागना भी पड़ जाए तो धीरे धीरे भागो, है ना, ऊपर की ओर आगे तो नहीं जा पाओगे, धीरे धीरे जाओ। और कई बार ऐसा होता है कि एकदम से भी ऊपर आ जाए ना, तो जो स्कूबा डाइविंग वाली ये बोट्स होती हैं, जो ये नाव होती है, इस नाव में प्रेशर चैम्बर होता है, जो आदमी निकल के, हाई टेक अंग्रेजों के, हमारे यहाँ नहीं होता, है ना। तो आदमी जैसे एकदम से निकल के आया तो उसको उस प्रेशर चैम्बर में बैठा देते हैं, उसके ऊपर खूब सारा प्रेशर लगाते हैं। जब वो प्रेशर लगाते हैं तो जितने बबल बने रहते हैं वो बबल वापस ब्लड में चले गए, फिर उस प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। तो जब हम धीरे धीरे खोलते हैं तो फिर जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैसें हैं, ये सब धीरे धीरे बाहर निकलती, बॉडी में बबल नहीं बनता, ठीक है। ये जो पूरा ऐसा, जब आदमी जल्दी से ऊपर जाएगा तो उसकी बॉडी में जो जो चेंज आने लगेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उन्हें बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं? बेंड्स। तो ये बेंड के सिम्टम को अवॉइड करना होता है, ठीक है। अब इसका कारण ये है कि ना, ऑक्सीजन तो ठीक है, जो एयर हम दे रहे हैं उसमें नाइट्रोजन भी है, 70-80% नाइट्रोजन होती है इस एयर में, और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत ज्यादा होती है। तो जो हम नाइट्रोजन डालते हैं वो नाइट्रोजन इसके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। तो अब नाइट्रोजन अगर हम कम कर दें तो ये वाली प्रॉब्लम, ब्लड में अंदर जाएगी नहीं नाइट्रोजन, और जब अंदर जाएगी ही नहीं, जैसे ये पानी की बोतल है, इसको मैं तेजी से खोल रहा हूं, एकदम तेजी से, और मैं ऐसे ऐसे हिला के, आ रहा है क्या बाहर कुछ छीटा पीटा? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये आ रहा है वो, मगर ऐसे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें CO2 नहीं है ना। अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर दें तो ये नाइट्रोजन ही होती है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ये ब्लड में घुल जाती है। अगर हम नाइट्रोजन को कम कर दें तो नाइट्रोजन घुलेगी नहीं, और घुलेगी नहीं तो जब ये तेजी से ऊपर आएगा तो निकलेगी भी नहीं, और निकलेगी नहीं तो बबल नहीं बनेगा। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए जो गैस इस आदमी को दी जाती है सांस लेने के लिए, उस गैस में हीलियम मिलाया जाता है। हीलियम से उसे डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहां तक की? ठीक है। क्यों हीलियम मिलाते हैं? ताकि नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाए। नाइट्रोजन से क्या दुख है हमें? नाइट्रोजन ब्लड में घुल जाती है, फिर आदमी जब तेजी से ऊपर आता है तो तेजी से बाहर निकलती है, बेंड्स की बीमारी करने लगती है, ठीक है। समझ में आए? तो लिखेंगे स्कूबा डाइवर में, इन स्कूबा डाइवर्स to prevent symptoms of BENTS, bends, symptoms of bends, ये bends शब्द याद रखना है ना। symptoms of bends, the air provided to them is diluted, with helium। क्या से डाइल्यूट कर देते हैं? हीलियम। ये बात को याद रखना है, ठीक है। is diluted with helium, ठीक है। ये स्कूबा डाइवर शब्द, बैंड्स, हीलियम गैस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी का राम कहानी जो बताया इंजेक्शन वाला, जय माता दी, वो सब कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो सब समझाने के लिए था, इतनी बात याद रख लेना, हो जाएगा। चलो, तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेडिंग डालेंगे भैया वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर से वेपर का प्रेशर। मेरे पास ये एक वेसल है, इस वेसल में लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड के दो मॉलिक्यूल हैं, एक है ये सरफेस वाला
और एक है ये बल्क वाला। बल्क वाला मतलब अंदर बना है, अंदर रखा है। ये वाले मॉलिक्यूल के पास आसपास इसके जैसे ही और भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अकेला थोड़ी नहीं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल, अरबों खरबों मॉलिक्यूल। वैसे इसके आसपास भी और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर हवा है, ये सरफेस पे, ठीक है। ये जो इसके जैसे मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोहेसिव फोर्स, अपने जैसे लोगों को पकड़ के रखने का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये इसके आसपास भी है ना। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी तुलना में, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ज्यादा है? ज्यादा है, इधर ज्यादा है, और थोड़ा कम लग रहा है, और बना दो साले को, कम ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, और ये भी है। ये दे यार, एक ठुरा ही गया, एक ठुरा है नहीं, ठीक। अब मैं वेपर बनाना चाहता हूं, वेपर। वेपर कब बनेगा? जब यहां का मॉलिक्यूल अपना सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारे बंधन तोड़ेगा और तोड़ के कहां आ जाएगा? ऊपर। मैं ये मॉलिक्यूल इसको बाहर निकालना चाहता हूं, इसको बाहर निकालना चाहता हूं। जब मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूं तो कैंची लेके मेरे को सब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इसको बाहर निकालना चाहता हूं तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा। किसको निकालना आसान है? सरफेस वाले को। तो जब कभी भी वेपर बनता है तो कहां से बनता है? सरफेस से। अंदर वाला मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता। वेपर इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सरफेस। अभी जैसे पानी गिर गया, ये पानी है, वेपर बनेगा नहीं बनेगा इसका? वेपर कब बनता है? बॉइलिंग पॉइंट पे हमेशा बनता है। ये उड़ेगा ना पानी, ये पानी यहाँ जो गिरा है, यहाँ जो लोग घर में बैठे हैं, थोड़ा सा पानी गिर गया नीचे, तो ये जो पानी गिरा हुआ है, क्या ये हमेशा यही 10 दिन बाद आऊंगा यही मिलेगा? नहीं, ये उड़ जाएगा। क्यों उड़ गया? क्योंकि वेपर बन गया। अब मैं इसको जल्दी सुखाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना चाहिए? है फैला देना चाहिए। ऐसा फैलाने से क्या होगा? सरफेस एरिया मुझे को सूखने भी लगा, तो ऐसे फैला दूंगा तो क्या होगा? उड़ने लगेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वेपर उतना ज्यादा से। वेपर हमेशा कहां से बनता है? सरफेस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां से बनने लगा वेपर, वेपर बनना शुरू हुआ, मैंने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन क्यों लगाया? ताकि वो वेपर एस्केप नहीं करे बाहर। अभी यहां वेपर बनने लगा धीरे धीरे। ये वेपर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव करेंगे तो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे। चावल के ढक्कन, चावल जिसमें बनाते हैं अपन, उसका ढक्कन पलट के देखे करो, देखा कभी? पानी दिखता है ना, कहां से आया वो? वेपर जो कंडेंस हो गया। तो यहां पर भी क्या शुरू होगा? कंडेंसेशन। अच्छा, जब शुरू में था, शुरू की अवस्था थी जब वेपर नहीं बना था, एक भी वेपर नहीं, तो कंडेंसेशन का रेट कितना था? अबे कुछ है ही नहीं ऊपर, तो नीचे कहां से जाएगा? तो ऐसे केस में रेट ऑफ टी इज इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ कंडेंसेशन, ढक्कन जब लगाया है मैंने, रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना है भैया? 0 है। अच्छा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन समझते हो आप? इवेपोरेशन का रेट। अब मेरे को एक बात बताओ, बरसात के दिन में कपड़ा नहीं सूखता, क्यों नहीं सूखता? मॉइस्चर रहता है एयर में, एयर में मॉइस्चर रहता है तो कपड़े का मॉइस्चर बाहर नहीं निकलता। गर्मी के दिन में जल्दी सूख जाता है, एयर कैसी होती है? ड्राई, ड्राई होती, तो यहाँ का पानी उड़ जा रहा है जल्दी कपड़े का। समझ में आ रही बात? अभी यहाँ पर शुरुआत में मॉइस्चर नहीं है, ये नहीं था, T इज इक्वल टू 0 पे, तो बोलो पानी जल्दी उड़ेगा देर से उड़ेगा? जल्दी उड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ वेपर आने लगेगा, वेपर यानी क्या गया? मॉइस्चर, तो पानी के उड़ने का रेट कम होने लगेगा। तो शुरू में कैसा रहा होगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्टार्ट में कैसा है? मैक्सिमम। एज टाइम इंक्रीजेस, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा तो वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ऊपर, यहां नीचे से पानी ऊपर आने लगेगा, वेपर की संख्या क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। वेपर की संख्या बढ़ने लगेगी तो इनके टकरा के कंडेंस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस, बढ़ेगा। अच्छा, रेट ऑफ इवेपोरेशन
सोचो, रेट ऑफ इवेपोरेशन, पानी आ गया, मॉइस्चर आ गया वातावरण में, यहां बरसात का मौसम है, तन्हाई का आलम है, हाँ बोलो वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? कम बनेगा, पहले से कम बनने लगेगा, क्योंकि यहां ऊपर क्या आ गया? मॉइस्चर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने लगेगा। अब देखो शुरुआत में रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 है, रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम है। समय के साथ क्या हो रहा है? कंडेंसेशन का रेट बढ़ रहा है, इवेपोरेशन का रेट कम हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, जितना पानी नीचे से ऊपर जाएगा उतना पानी ऊपर से नीचे आएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस अवस्था को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक समय के बाद इक्विलिब्रियम आएगा। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, इस इक्विलिब्रियम की अवस्था में ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये मूव करेंगे, है नहीं? और मूव करके टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, ये वाली दीवार से भी टकराएंगे, ये वाली दीवार से भी टकराएंगे, ढक्कन से भी टकराएंगे, और लिक्विड के सरफेस से भी टकराएंगे। टकराएंगे जहां जहां टकराएंगे, जैसे मैं दीवार से टकरा जाऊं अभी, तो मैं दीवार पे क्या लगाऊंगा? एक प्रेशर फोर्स लगाऊंगा। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो टकराने से क्या होगा? मैं दीवार पे प्रेशर लगाऊंगा। वैसे ये मॉलिक्यूल क्या होंगे? इसके सरफेस से टकराएंगे और टकरा करके उस पे क्या लगाएंगे? प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आप कैसे डिफाइन करोगे? द प्रेशर अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन द वेपर एंड लिक्विड are in a state of dynamic equilibrium with each other is called vapor pressure। समझ में आया क्या होता है वेपर प्रेशर? ठीक है, तो चलो हेडिंग डाले, वेपर प्रेशर लिखेंगे। द प्रेशर, कौन लगा रहा है प्रेशर? वेपर। किस पे लगा रहा है? सरफेस के, लिक्विड के सरफेस पे। कब लगा रहा है? जब दोनों के बीच में क्या हो? इक्विलिब्रियम। शुरुआत का नहीं देखते, लास्ट का नहीं देखते, कब का देखते हैं? इक्विलिब्रियम का। समझ में आई बात? ठीक है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, अभी मैं लिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे भैया, वेपर इज ऑलवेज फॉर्म्ड, वेपर इज ऑलवेज फॉर्म्ड, वेपर इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द, देखो उड़ गया पानी पूरा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। वेपर इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, नॉट फ्रॉम द बल्क। अंदर से नहीं बनता है, नॉट फ्रॉम द बल्क, नॉट फ्रॉम द बल्क। ठीक है जी, है? अब लिखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ वीपी। वीपी यानी वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड, द प्रेशर अप्लाइड by the molecules of vapor, the pressure applied by the molecules of vapor on the surface of liquid, the pressure applied by the molecules of vapor on the surface of liquid when liquid and its vapor, when liquid and its vapor are in a state of dynamic equilibrium, are in a state of dynamic equilibrium with each other, are in a state of dynamic equilibrium with each other। ठीक है, ये दे वाला चित्र बनाएंगे भैया। हाँ लिख भी लो, साइड में बढ़िया रहेगा।
वो बाकी जगह भी लगाएगा, मगर हम लोग सरफेस वाले प्रेशर को वेपर, वो सब जगह बराबर प्रेशर ही लगाएगा, तो सरफेस वाले को वेपर प्रेशर मानते हैं। सब जगह बराबर प्रेशर लगाएगा ना, गुब्बारा फुलाते तो प्रेशर चारों तरफ बराबर होता है ना, वैसे ही कुछ है यहाँ भी, एक तरफ से थोड़ी नहीं फूलता है गुब्बारा, मेरे टाइप है नहीं, सब तरफ से फूलता है। अब की मैं OMR शीट दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई चेक करने वाले से तो आके लड़ने की जरूरत नहीं है, प्यार से भैया को बता दें, भैया ये वाला गलत हो गया है, वो भी इंसान है। आप चेक करने बैठोगे जब 40-50 तो OMR शीट, तो आपका खुद का सर चकरा जाएगा। एक आध दो आपसे एक ढंग से भरी नहीं जा रही है ना, उसको 50 तो लगातार चेक करनी थी एक दिन में, तो वो बेचारा खुद परेशान था, थोड़ी देर बाद कंझा गया था। और बहुत साल बाद कर रहे हैं हम लोग, आज बहुत दिन बाद ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं, तो एक बार अपना अपना चेक कर लेना, कुछ ऊपर नीचे लगता है तो बता देना। जिन लोगों ने दो टिक किए हैं वो गलत दिए होंगे भैया ने, अगर आपने एक टिक करके उसको क्रॉस करके दूसरा टिक किया है तो वो गलत है। नहीं किया, वो नहीं किया होगा, वो अगली बार से कर देगा, ठीक है, वो दे दिया होगा, उसको समझा दूंगा मैं, है ना। और जिन लोगों ने एहसान टाइप का टिक किया है ना, ये है, ये नाम नहीं बताऊंगा मैं, वैसे तो मुझे पता है कौन है, जो कि यहाँ लिखा है नाम, है ना, ये टिक नहीं करना, गोला भरना है नहीं। अच्छा एक और है, किसने ऐसा भरा है, भैया ने सब निकाल के रखी है, बिंदु लगाया बीच में, एक ठोक, पूरा भी नहीं भरा है, बीच बीच में बिंदु लगाया, तो ऐसा भी ना करें आप, है ना। ये किसने भरा, पूरा बाहर निकाल दिया, फैला दिया, बाहर भी नहीं फैलाए उसको, ये पूरा बाहर ऐसे, ये आपका मोटर स्किल बता रहा है कि आपको फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं है, बाहर तक क्यों फैला रहे हो उसको, गोले भर में करो, ठीक है, बाहर नहीं निकालना, सबके नंबर कटे जाते हैं। बन गया, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं बनाएंगे बेटा, है बनता हो तो भी नहीं बनाना। ओ हो गया, हो गया, ठीक है भैया। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, नहीं छोटा सा पॉइंट है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नंबर 1। अच्छा मेरे पास में ना 2 लिक्विड हैं, 3 लिक्विड हैं, एक में पेट्रोल भरा है मैंने, एक में पानी भरा है और एक में शहद भरा है, कौन सबसे ज्यादा वेपर बनाएगा? देखो ना कई लोग पानी पेट्रोल टंकी में भी जाते हैं तो ऐसे हाथ रख लेते हैं, आजकल तो ज्यादा रख ले रहे, उड़ रहा है नहीं, है ना, क्यों, बहुत जल्दी ज्यादा उड़ता है ना, पेट्रोल के टैंक के ऊपर हाथ रखते हैं क्या, पानी के टैंक के ऊपर हाथ रखते हैं ऐसे बचाने के लिए, नहीं उड़ता नहीं है ना। तो ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? पेट्रोल। और सबसे कम कौन बनाएगा? शहद, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, समझ में आ रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर? नेचर ऑफ लिक्विड पे, कौन सा लिक्विड है। वाटर है तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा, पेट्रोल का ज्यादा होगा, शहद का बहुत कम होगा, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड है उस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। नंबर 2 वेपर और ज्यादा बनाना है, कैसे करें? टेम्परेचर बढ़ा दो, बरसात में कपड़ा नहीं सूखता तो प्रेस करते ना, दैट इज टेम्परेचर। नंबर 2 टेम्परेचर, बस और नहीं, 2 ही चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा ये देखो मेरे पास ये लिक्विड था, ये वाला, इसको छोटा कर देते हैं, ये लिक्विड था मेरे पास, इस लिक्विड को उठा करके मैंने दूसरे वेसल में डाल दिया है। ये वेसल जो है ये पिछले वाले वेसल से थोड़ा चौड़ा है, समझ रहे हो? तो अब यहां डाल दिया मैंने लिक्विड और अब लगा दिया ढक्कन, है ना। ये केस बी है और ये केस ए है, पहले वाला और ये बाद वाला। अब यहां भी वेपर बनेगा,
पहले यहां से वेपर बन रहा था, इतनी जगह थी, जो भी जगह थी, है नहीं। अब वो जगह क्या हुई, पहले की तुलना में बढ़ गई है। बोलो कहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ए में या बी में है? इक्वल क्यों होगा? कौन बोला इक्वल? तू ही बोला ना। तो कौन इक्वल बोला? हाँ, क्यों इक्वल होगा? डिपेंड ही नहीं करता। बहुत बढ़िया, पहली बात डिपेंड नहीं करता। और कोई कारण? लेकिन दिख तो ऐसा रहा है सर कि यहाँ तो पेपर ज्यादा बनेगा, है नहीं? हाँ, क्या बोल रहा था तू? नहीं नहीं, वो नहीं, इक्विलिब्रियम रहेगा ना। अब यहाँ नजर कैसा आ रहा है, यहाँ वेपर ज्यादा बनेगा, यहाँ वेपर कम बनेगा। लेकिन आपने तो लिखा है नहीं, आपने फैक्टर में दो ही लिखा है, तीसरा लिखा है नहीं, डिपेंड ही नहीं करता उसमें। तो फिर कैसे? यहाँ ज्यादा होना चाहिए ना। अरे लिखा है जो नहीं लिखा है गोली मारो, ये तो सामने दिख रहा है, ये ज्यादा होना चाहिए यहाँ। तो देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब बताओ, आपने फोर्स तो बढ़ा दी लेकिन आपके लिक्विड का एरिया भी बढ़ गया। समझ में आई बात? तो दोनों जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा बोलो? कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर कम वेपर बन रहा था तो फोर्स कम था तो एरिया भी कम था। यहां एरिया क्या हुआ, लिक्विड का बढ़ गया। तो वेसल चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो लिखेंगे भैया वेपर प्रेशर डू नॉट चेंज, वेपर प्रेशर डू नॉट चेंज on changing the surface area of liquid, on changing the surface area of liquid। वेपर प्रेशर नहीं चेंज होगा on changing the surface area of liquid। ब्रैकेट में लिख लो कंटेनर, कंटेनर चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक प्योर लिक्विड है, मान लीजिए मेरे पास वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? नेचर ऑफ लिक्विड। तो मैंने नेचर ऑफ लिक्विड को तो कांस्टेंट कर दिया क्योंकि मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो नेचर तो वाटर का वाटर ही है हर बार। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है भाई? टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं, नेचर ऑफ लिक्विड भी फिक्स कर दूं कि कौन सा लिक्विड है, तो अगर नेचर ऑफ लिक्विड भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर चेंज होगा क्या? हर बार क्या आएगा? सेम। तो लिखेंगे भैया, ये नोट करके अच्छे से लिखना, लाल रंग से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, लाल पेन नहीं है, उंगली काट के लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature is always constant। vapor pressure of a pure liquid at constant temperature is always constant। वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर पे और टेम्परेचर में आपने दोनों चीजें कांस्टेंट कर दी। प्योर लिक्विड है तो वो फिक्स हो गया। ठीक है, हो जाएगा। चलो, अभी यहां से हमने क्या क्या चीजें सीखी, दो तीन चीजें याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर वेयर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन दीज टू आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, वेपर प्रेशर कंटेनर चेंज करने से चेंज नहीं होता। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नेचर और टेम्परेचर। और वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और वेपर प्रेशर, वेपर कहां से बनता है? सरफेस से या बल्क से? सरफेस से। इतनी बात याद रखनी, सिंपल है नहीं? चलो हेडिंग डालेंगे भैया, भयंकर इंपॉर्टेंट चीज, आज की क्लास की सबसे काम की चीज, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ यहां तक आएगा पेपर में, इसका न्यूमेरिकल करेंगे आज, मतलब अभी तो पहले पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ मिक्स करेंगे तो फिर वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। आप कितना, वही ये बताने जा रहा है कितना आएगा वेपर प्रेशर, ये उसी का लॉ है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को मिक्स करेंगे, किस किस प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, राउल्ट को बताएंगे, राउल्ट अपने को वेपर प्रेशर बताएगा। ठीक है, चलो
लिखेंगे राउल्ट्स लॉ। क्या कहता है ये? अच्छा एक बात बताओ, ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर, यहां दो चीजें हैं, एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी, दोनों मिसिबल हैं, मिसिबल, ये ठीक लग रही स्पेलिंग मेरे को, बाकी गोली मारो, है नहीं? ये ढक्कन लगा दिया। ये लिक्विड ए जो है इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। लिक्विड है तो वेपर बनाएगा, जो ए का वेपर बनेगा उसको नाम रखा है पी ए, है ना? ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है। बी भी ऊपर जाएगा, बी भी वोलाटाइल है। अच्छा दोनों वोलाटाइल लिक्विड है ना, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का क्या मतलब है? वोलाटाइल मतलब क्या होता है? जो इवेपोरेट हो सके। तो ये वोलाटाइल लिक्विड है, दोनों दोनों उड़ सकते हैं, बात को याद रखना। बी जो बनाएगा प्रेशर उसको कहते हैं पीबी, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब सोचो इसमें पूरा का पूरा ए होता, मेरे पास पूरा का पूरा ए होता, बी नहीं होता, तो बी का प्रेशर कितना होता? जीरो। हाई नहीं तो कहां से प्रेशर होगा, है नहीं? मैं बी इसमें डालने लगूं तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे बी की मात्रा बढ़ने लगेगी तो बी के द्वारा लगाया गया ऊपर वाला प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। मतलब अपन लोग बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। देखो हेनरी लॉ में भी ऐसे कुछ लिखा था। तो दिस राउल्ट्स लॉ इज एन स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ कहां लगता है? गैस घोले जब लिक्विड में, और राउल्ट्स लॉ कब लगता है? जब लिक्विड में लिक्विड घोले अपन। सॉरी भैया, है ना, माफ कर देना, है ना, लिक्विड में लिक्विड घोले तब लगता है, ठीक है ना? तो यहां जो है अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या करेंगे अपन? एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां कांस्टेंट लगाते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। अब ये क्या है? पी नॉट बी, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, दिस इज ऑल्सो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। लास्ट लाइन पढ़ो जो हमने लिखी नोट, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फिगर है, उसको यहां लगा दिया। दिस इज क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर, मिक्सचर में जो बी का वेपर प्रेशर। समझ में आई बात? अब क्या क्या समझा हम लोगों ने? जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा लिक्विड में, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ने लगे। तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखेंगे राउल्ट्स लॉ का। स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट एक्स, हाँ वही का ही है। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड, लिक्विड में जो उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, लिखेंगे भैया द मोल फ्रैक्शन नहीं है, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट, of a volatile component of a mixture of liquids, of a mixture of liquids is equal to its mole fraction in liquid, is equal to its mole fraction in liquid multiplied by mole fraction in liquid multiplied by its vapor pressure multiplied by its vapor pressure in pure state, multiplied by its vapor pressure in pure state। ठीक है,
ये कौन है? धीरू भाई अंबानी। पहले मैं पढ़ूंगा चैट। हेलो माइक टेस्टिंग है ये। माइक टेस्ट है तो नहीं ना? साले लोग रहते हैं तो फिर हल्ला करते हैं। माइस टेस्टिंग, चूहा टेस्ट कर रही है, बताओ। हैं? एक से एक मानूस है। भाई तुम में से तो कोई नहीं है? नाम बदल दिया हो कोई? मैं 1 मिनट वेटिंग रूम चालू कर लूं। बताया करो यार, ऐसा कोई आता है तुम्हारा भाई बहन इधर तो, है ना? सिक्योरिटी तो साला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 50 तो ऑप्शन है इसमें। हाँ ठीक है। हाँ नवनीत, हाँ यार थोड़ा 5-10 मिनट पढ़ा, लास्ट के 5 मिनट में करेंगे, ठीक है? चल तेरा काम हो गया सारा? क्या चल रहा ऑफिस में? एसी चल रहा होगा तो बंद कर देना। हाँ ठीक है, चलो चल 5 मिनट पहले करेंगे, क्लास छुट्टी होने की, ठीक है? हाँ चल, कहाँ थे हम लोग? द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड is equal to its mole fraction in liquid multiplied by its vapor pressure in pure state. The vapor pressure of a volatile component of a mixture of liquid is equal to its mole fraction in liquid multiplied by its vapor pressure in pure state. केवल इसी को हमने शब्दों में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है? अब ये हो गया बी के लिए। अगर मैं ए के लिए निकालूंगा तो पी ए, बोलो पी ए किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स से। ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर बनाएगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से। अब बताओ जो टोटल होगा, ये इसके बाद अपन यहां लिख रहा हूं ना मैं, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी एस से। बताओ ये किसके इक्वल होगा? हाँ मतलब ए का प्रेशर और बी का, ये दोनों के बराबर होगा, सम के इक्वल। तो पी एस बराबर आ गया पी ए प्लस पी बी। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि अगर एक दो गैसों का मिक्सचर है, एक गैस का प्रेशर 1 ATM है, दूसरी गैस का प्रेशर 2 ATM है, तो दोनों के मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा? 3 ATM। ऐड हो जाता है सिंपली, तो ऐड हो गया पी ए प्लस पी बी। अब बताओ पी ए की जगह पी एस बराबर, पी ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा? पी नॉट ए एक्स ए, प्लस पी बी की जगह क्या लिख दूंगा? पी नॉट बी और एक्स बी। इसको कहते हैं राउल्स लॉ, साड़ा सा लॉ है, ठीक है? अच्छा और एक बात बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? 1। सारे फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो हम थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये उठा करके यहाँ पुट भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, तो तब का तब करेंगे, ठीक है? चलो ये डायग्राम बनाएंगे और ये पूरा नोट करेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद ये लास्ट का है इधर का, ठीक है? ये वाला डब्बा याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट है क्या तो पूछ लो। करवाऊंगा मैं, है ना? ऐसे नंबर आए तो पीटीएम भी करना पड़ेगा क्या? आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को बोल के गए सर पीटीएम भी करो आप करके। हाँ आप ही लोगों के माता पिता में से। हाँ अब मैं कैसे करूं? मेरे को बोल के गए तो मैं क्या करूं? नहीं रखूंगा मैं, मेरे को खुद समझ नहीं आता क्या बात करूं मैं, है नहीं? मैं जब एलन में था वहां पीटीएम करते थे लोग, मैं चुपचाप साइड में बैठा रहता था। कैसा पढ़ रहा है बच्चा? बढ़िया कर रहा है, सिलेक्ट हो जाएगा, देखो क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इंप्रूवमेंट तो सब में ही बहुत जरूरत है ना, नो वन इज परफेक्ट। मगर इस बार मैं बहुत सीरियस हूं, जो सही में नहीं पढ़ेगा ना मैं चुगली करना शुरू कर दूंगा, बता रहा हूं, है ना? मम्मी पापा को फोन लगा के टेस्ट देते रहें। सबसे पहली चुगली में जो टेस्ट में बहुत एब्सेंट होगा उसकी करूंगा। वरुणी का भी नंबर है और तेरा भी नंबर है।
अगला टेस्ट अगर नहीं दोगे तो। ठीक है, एक तो ग्राफ बनाना है, इसमें एक नया टाइप का ग्राफ बनता है भैया। यहां तक लिख लिए? नहीं किया है क्या? होती है ना? हाँ होती। नहीं किया होगा, होती सब में होती सब। मेरे सामने तो क्या लिखा है ना, कितना रॉन्ग है उसमें। 4 नंबर आपके राइट के हैं और 1 नंबर माइनस किया होगा। तेरा नहीं है ना? हाँ, ऐसा फिर पूरी क्लास में डिस्कम्फर्ट, डिसबिलीफ नहीं पैदा करने का है ना। अभी तो ये तो क्रांतिकारी तुरंत है ना, हमारी मांगे पूरी करो चिल्लाने लगेंगे, है ना। मैं फंस जाऊंगा मैं। हमारे यहाँ का भैया भी दुबला पतला है ना। ये आ गए है नहीं। ये ग्राफ बनाने वाले नया टाइप का ग्राफ है। इसमें इस तरफ बना हुआ है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आप भूल जाओ। अब हिमांशु शुक्ला एंटर्ड वेटिंग रूम। अच्छा ये अपना ही है, यह है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर जो है ए का मोल फ्रैक्शन, हल्ला नहीं करना भैया, क्लास में शांति से बैठो। ये मोल फ्रैक्शन क्या है? ए का 0, इधर बढ़ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मोल फ्रैक्शन की? 1, क्योंकि a प्लस बी 1 होता है, तो यहाँ a का मोल फ्रैक्शन 1। यहां पर a नहीं है ही नहीं, यहां a ही a है और कुछ नहीं, तो b का मोल फ्रैक्शन यहां कितना होगा? 0। और यहां b का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। यहां ये वाला अवस्था प्योर b का है इधर, और यहां क्या है? प्योर a। अब b को भूल जाओ, लेट्स टॉक अबाउट a। इस तरफ है वेपर प्रेशर। अभी यहां पर देखो आप, a नहीं है, तो a का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0। जो चीज है ही नहीं वो वेपर कहां से बनाएगी? जैसे जैसे मैं इस तरफ मूव करूंगा तो a का अमाउंट बढ़ने लगेगा, a का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अपने पास में है Pa बराबर P0A x a। जैसे जैसे XA बढ़ेगा PA भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये ग्राफ धीरे धीरे ये जा रहा है। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है? प्योर A, और प्योर A का जो प्रेशर आएगा क्या कहलाएगा? P0A। ये नॉट दिखाता है कि कौन सी अवस्था में? प्योर स्टेट में। ठीक है, यहां पर मेरे पास B नहीं है, तो B का प्रेशर कितना होगा? 0। और मैं जैसे जैसे इधर जा रहा हूं B की मात्रा बढ़ रही, और B की मात्रा बढ़ेगी तो B का प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। अब जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। देखो मैंने एक को, अरे यार, अरे दूसरा वाला, अरे यार बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। ये अब मैंने दोनों को इक्वल नहीं बनाया है ना, वो डिपेंड करेगा लिक्विड टू लिक्विड कौन सा लिक्विड है। वाटर और पानी का मिक्सचर हो, वाटर और पेट्रोल का मिक्सचर हो, तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये दिखा रही है हमें Pa विच इज इक्वल टू P0A x a। ये वाली जो लाइन है ये हमें दिखा रही Pb विच इज इक्वल टू P0B xb। जब मैं ये दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? PS विच इज इक्वल टू P0A x a प्लस P0B xb। इधर हियर इट इज ऑल्सो वेपर प्रेशर, दोनों तरफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, चलो समझ में आया ग्राफ। अब इस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इस पे भी एक न्यूमेरिकल करेंगे, तब अपन इसको और देखेंगे। ठीक है, चलो ग्राफ बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। है? हाँ, y एक्सिस ही है, ये नया टाइप का ग्राफ है, और यही है बस, अब हर जगह नहीं रहेगा, यही है बस, खत्म। हाँ, एक बार और आएगा आगे, अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेंगे बेटा, है
कैसे कैसे बनाया मैं बिल्कुल, आप लोग हाँ बोल देते हो तो मेरे को लगता है कि हाँ आपको आ गया समझ में। अगर किसी को भी कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल डरे नहीं, बाहर आके पूछ लो, यहीं पूछ लो क्लास में, ठीक है। अब पूछ लो, कभी कभी गुस्से में चिल्ला देता हूं मैं, लेकिन हमेशा नहीं चिल्लाता हूं, है ना। अभी तक के हमने जो जो सीखा उसमें से सबसे काम की 2-3 चीजें ही हैं, ज्यादा नहीं है। पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ये याद रखना है। पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल कर देना है, सिंपल हो जाएगा। चलो देखते हैं, करते हैं, शुरू करते हैं। तो हाँ, अगर 3 लिक्विड होंगे, ऐसा एक क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में नहीं तो टेस्ट में मिलेगा आपको। तो अगर 3 लिक्विड है तो पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तीनों हो जाएगा। तब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट सी एक्स सी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो कितने पे भी लगा सकते हो, 3 लिक्विड तक के क्वेश्चन अपने कॉपी मॉड्यूल में है, मिल जाएंगे, है ना। ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ 2 का ही बनाते हैं बस, ग्राफ यही है। 3 में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अपन इतने का ही बनाते हैं, ठीक है। ये 2 के लिए ही है ग्राफ एक साथ, नहीं वो बनेगा ही नहीं, मैंने नहीं देखा। हम कुछ नया नहीं बनाएंगे यहाँ, है ना, नई खोज हम नहीं करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर vapor pressure of pure ethanol, vapor pressure of pure ethanol is 92 torr, 92 torr, 92 टॉर। ये 1 टॉर बराबर 1 mmHg होता है, कोई नहीं, प्रेशर का यूनिट है, टू सिंपल, इसी को यूज करना है। 92 टॉर। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल दिया हो ना पहले वाला। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल in a mixture in which its vapor pressure is 11.5 torr, in which its vapor pressure is 11.5 torr। एकदम बेसिक सवाल, बच्चों वाला। सबसे पहले लिखो क्या क्या दिया हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, क्या बात है। कौन है? मैं। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लिया नाम। हाँ, अंश। चलो अंश, अब क्या है सवाल में? कुछ केवल कैलकुलेशन ही तो है, वही एक तो मेन पार्ट है। वो जो 92 टॉर दिया है, क्या चीज है वो? बोल रहा है इन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो सब तो कहानियां है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, प्योर यानी क्या हो गया? पी नॉट ए, कितना दिया है? 92 टॉर। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, एक्स ए निकालना है ना। इन अ सॉल्यूशन इन विच इट्स पार्शियल प्रेशर इज 11.5 टॉर। पार्शियल प्रेशर यानी पी ए हो गया। अब क्या है फॉर्मूला? पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। तो अब पी ए की जगह क्या पुट करोगे? 11.5, पी नॉट ए की जगह 92 और एक्स ए। तो अब आपका एक्स ए निकल जाएगा 11.5 डिवाइडेड बाय 92। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन ही है एक ठोक। तो अब आप चाहो तो काट लो, कैसे काटोगे? 5 5 से काट लो, काट लोगे, आंसर आएगा 1/8।
इतना भी रख लोगे तो चल जाएगा, और डिवाइड कर लोगे 1/8 को तो 0.125। ये डिवाइड कर लोगे ना 5 से, कि करके दिखाऊं मैं पीछे, हो जाएगा ना। ये तो करना ही पड़ेगा आपको यार, ठीक है। कितने लोग का आ गया था ये, ऐसा कुछ? बहुत सारे लोग का आ गया था, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, सवाल लिखेंगे अगला। घर में किसी को दिक्कत होगी तो बताना मेरे को, सवाल लिखेंगे अगला। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेप्टेन क्या है? हेप्टेन ऑक्टेन क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है? एल्केन है। एल्केन का ये एल्केन है चूंकि ANE लिखा है लास्ट में। एल्केन का जनरल फॉर्मूला जिनको नहीं पता हो लिख लेंगे मार्जिन के ऊपर, CnH2n+2, ठीक है। और एल्केन का लिख रहे हो तो बाजू में एल्कीन का भी लिख लो, CnH2n, और एल्काइन का भी लिख लो, CnH2n-2, ठीक है। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ऑक्टेन यानी 8 कार्बन, ठीक है, हो जाएगा। तो लिखेंगे हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म अ सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन, फुल स्टॉप। द वेपर प्रेशर of pure heptane and pure octane, vapor pressure of pure heptane and pure octane are 105.2 and 46.8 kilopascal respectively। किलो पास्कल का क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, रहने दो वैसे ही, लास्ट में किलो पास्कल जोड़ देना यूनिट में, रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर containing 25 ग्राम हेप्टेन, 25 ग्राम हेप्टेन and 28.5 ग्राम ऑक्टेन। हेप्टेन है 25 ग्राम, ऑक्टेन है 28.5 ग्राम, ठीक है। क्या निकाल के दिखाना है आपको? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर यानी PS, ये चाहिए, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, चलो लगाओ दिमाग। और किसी का थोड़ा सा कापा कम रह रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आया और किसी का नहीं आ रहा? आएगा यार, बहुत इजी। हेप्टेन ऑक्टेन का फॉर्मूला निकालो सबसे पहले। हाँ जी, हाँ बेटा, हेलो 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 बोलो, आ गया। इतने से बच्चे हैं सर, माय डॉटर, पहले बोल रही हो इतनी सी है, बोलती सर माय डॉटर, सॉरी माय सिस्टर इज कमिंग टू योर स्विमिंग अकेडमी, शायद तक के स्विमिंग बोली हो, एंड शी वांट्स टू चेंज हर बैच। तो मैं बोला बच्ची कौन है ये तो पता चले, कौन हमारे यहाँ तैरना सीख रही है, कहाँ सीख रही है? ओशन, अच्छा यही ओशन में सीख रही है। वही मैं बोलूँ कहाँ सीख रही, मैं भी सीख, मेरे को भी सीखना है ना। चलो खैर, सबसे पहले आ जाओ, हेप्टेन क्या है? हेप्टेन यानी 7 कार्बन, 17 नहीं 7, है ना। पीछे नहीं देखो, C7H, 7 दूनी 14 और 2 16, C7H16। फिर ऑक्टेन क्या है? ऑक्टेन में कितना कार्बन होगा? 8, तो C8H, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देते हैं, 12 × 7 + 16, 12 7 = 84,
प्लस 16 कितना आ गया 100। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 इंटू 8 प्लस 18, 12 8 जा 96 प्लस 96 होता है ना, हाँ 96 प्लस 18 तो 114 आ गया। ठीक है, यहाँ ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत 10वीं क्लास का है। अब मेरे को क्या निकालना है, वीपी पीएस निकालना है। पीएस बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, पी नॉट ए दिया हुआ 104 पॉइंट कितना था 8, और दूसरा वाला दिया है 46 पॉइंट, नहीं यार 104, हाँ वही मैं बोलूँ, वो वाला 8 था, 105.2 और ये 46.8। अगर मेरा मोल फ्रैक्शन आ जाए ना दोनों तो मेरा काम हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स निकालना पड़ेगा, तो आप मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ हेप्टेन, मोल निकालना पहले दिन सिखाया था, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 25/100 1/4 0.25। ठीक है, इधर आ जाओ, इसके मोल्स निकाल लेते। मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना ग्राम दिया है 28.5 डिवाइडेड बाय 114, है ना। यही एक तो चैलेंज है थोड़ा बड़ा करने का, कर लियो इसको। कितना आ रहा है 1/4, ये डिवीजन भर करना है, बड़ा काम। ये आ गया आपका कितना 0.25। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन क्या हो जाएगा, ऑक्टेन के मोल बटे टोटल मोल, है नहीं, तो कितना आ गया बोलो 25/50, यानी कितना आ गया मोल फ्रैक्शन हाफ। और इसका मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन बोलो 1 माइनस 1/2, टोटल 1 होता है ना, तो ये भी कितना आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब इधर पुट कर दो, क्या पुट करना है, इधर आधा और इधर भी क्या करना है आधा, जय मां राधा, है नहीं, आगे बढ़ेंगे। काट दो इसको, कितना हो जाएगा 52.6 और ये कितना हो जाएगा 23.4। अरे देख जोड़ दो, उसमें क्या है, हद कितना है 6 और 4 10, हासिला 1, 5 और 1 6 और ये 7, आ गया 76 किलो पास्कल। किलो पास्कल यूनिट लगा दो वापस पीछे चुपचाप, किसी को नहीं बताना, है नहीं, हो गया आंसर। आगे सिंपल है ना, है कर लोगे। कितने लोग का आ गया था ये, ओ बहुत बढ़िया। कहाँ अटका हुआ था, और अच्छा ये 28.5 डिवाइडेड बाय 114 नहीं हो रहा था, मैथ्स वाला है, वापस कर दियो जाके, नहीं है ना। ये किताब विताब RD शर्मा रख लो, बोला मेरे से नहीं होगा, है ना, मेरे से डिवाइड नहीं हो रहा है। कर लोगे अब, मजाक एक तरफ, लेकिन सही में टेबल डिवीजन कैलकुलेशन ये सब सुधारो यार, बहुत बहुत बुरी स्थिति में हो तुम लोग। एक क्वेश्चन लिखेंगे होमवर्क का, ये बहुत लंबा सवाल है, लिखने में समय लगेगा, है ना, नहीं लिखेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ केवल थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है ना। 2 लिक्विड्स A एंड B, 2 लिक्विड्स A एंड B। अगर मेरे को फीस का लालच नहीं होता तो मैं ये भी कैमरा बंद कर देता, लेकिन मैं लालची आदमी हूँ, फीस का लालच है मेरे को, है ना, मेरा भी बीवी बच्चा है यार, है ना, तो इसीलिए, नहीं तो ऑनलाइन तो मेरे को बिल्कुल नहीं सुहाता। मगर अब क्या करोगे, 2 लिक्विड्स A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, 2 लिक्विड्स A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, वो नॉर्मल सॉल्यूशन है, डरने का नहीं कुछ भी। आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, full stop. The vapor pressure of a solution containing 1 mole of A and 3 moles of B, the vapor pressure of a solution containing 1 mole of A and 3 moles of B is found to be 550 mmHg, 550 mmHg, full stop, when 1 more
when one more mole एक और मोल, 1 more mole of B is added, the vapor pressure of solution becomes 560 mmHg. Find out vapor pressure of A and B. Find out vapor pressure of A and B in their pure state. Find out vapor pressure of A and B in their pure state. ठीक है, चलो भैया होमवर्क। श्रेया जल्दी से आ जा बेटा, तो हम तेरे साथ एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं। हल्ला नहीं करेंगे, पहले उसके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे हम, फिर उसके बाद जाना। टाइम है, मैं 2 मिनट पहले छोड़ा हूँ इसीलिए। आ जा भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऊपर आ जा भैया, फ़ोटो कैमरा चालू कर लेना यार। मैं अच्छा दिख रहा हूँ? मैं ठीक दिख रही हूँ? तू भी अच्छी दिख रही है। चल अगले टेस्ट में और अच्छा करना। चल चलो भैया, छुट्टी।